दोस्तों, साल 1918 में अमेरिका में रेड इंडियन कबीले के लोग, जिन्हें ओसेज कहा जाता था, उनकी सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं होने लगी। ओसेज फैमिली के इन लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया। इन सिलसिलेवार हत्याओं में किसी को जहर देकर मारा गया तो किसी के सर पर 20 गोलियां मारी गई। यहाँ तक कि एक ओसेज परिवार के घर को तो बम से उड़ा दिया गया था। कई सालों से अमेरिकन व्हाइट पीपल्स की बर्बरता झेलने के बाद ओसेज ट्राइब के लोग 19th सेंचुरी में खुशकिस्मती से अमीर हो गए और अच्छी वेल्थ की वजह से सोसाइटी में भी उनकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन अचानक एक के बाद एक 2 डजन से भी ज्यादा ओसेज ट्राइब के लोगों की हत्याओं ने अमेरिका के लोगों को दहला दिया। One by one, the number of unsolved murders grows. 60 or more, maybe hundreds of Osage are killed from 1918 to 1931. ये हत्याकांड इतना बड़ा था कि इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI को बीच में कूदना पड़ा। आखिर क्या था ये ओसेज फैमिली हत्याकांड? इसके पीछे किसका हाथ था और उन्हें क्यों मारा गया? आइए समझते हैं इन बातों को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ओसेज ट्राइब के लोग वो नेटिव अमेरिकन्स हैं जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। इस ट्राइब के लोग मुख्यतः अमेरिका के मिसिसिपी और ओहायो स्टेट में रहते थे। अगर हम इन नेटिव अमेरिकन्स की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो 14th सेंचुरी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो यूरोप के व्हाइट पीपल अमेरिका आकर बस गए और इन्हीं व्हाइट पीपल ने अमेरिका में रह रहे रेड इंडियंस यानी नेटिव अमेरिकन्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। इन व्हाइट अमेरिकन्स ने रेड इंडियंस को अपना घर छोड़कर ईस्टर्न रीजन में शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। 17th सेंचुरी के आते आते इन पर और जुल्म बढ़ गए। इन नेटिव अमेरिकन्स जनजाति के लोगों को बड़ी तादाद में मारा गया। साल 1830 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन रिमूवल एक्ट पास किया, जिसमें गवर्नमेंट ने रेड इंडियंस का सर लाने पर $5 का इनाम भी रख दिया था। इसके बाद ये सभी जनजाति ईस्टर्न रीजन के ओक्लाहोमा में शिफ्ट हो गए। ओक्लाहोमा में शिफ्ट होने के बाद एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए रेड इंडियंस ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसमें उनकी जमीनी अधिकारों को व्हाइट अमेरिकन से सुरक्षित रखा गया। चूंकि ये जमीनें एकदम सूखी और बंजर थी, इसलिए सरकार ने भी इस ट्रीटी को अमेरिकन लॉ में शामिल कर लिया। इसके बाद अचानक 1894 में ओसेज की किस्मत एकदम से बदल गई। उनकी जमीनों से क्रूड ऑयल निकलना शुरू हो गया। कच्चे तेल को बेचकर ओसेज ने बहुत पैसा कमाया। कच्चे तेल के अलावा अब उनके पास जमीन के भी राइट्स थे, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिला। ओसेज परिवार के लोग इतने अमीर हो चुके थे कि उनकी जिंदगी ऐशो आराम से बीतने लगी। उनकी पर कैपिटा इनकम पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा थी। वहाँ लोगों ने अपने लिए बड़े बड़े घर बनवा लिए और 19वीं दशक में बहुतों के पास तो उनकी अपनी पर्सनल कार भी हुआ करती थी। जब व्हाइट अमेरिकन्स की नजर ओसेज की वेल्थ पर गई तो ढेरों व्हाइट अमेरिकन्स ओक्लाहोमा शिफ्ट होने लगे, कुछ बिजनेस करने के लिए तो कुछ नौकरी की तलाश में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें लूटना और एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। दोस्तों, 1920 से लेकर 1927 के बीच ओसेज फैमिली के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो इस पर FBI की नजर गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। FBI ने बहुत बारीकी से भेष बदलकर ओक्लाहोमा में रहने वाले सभी लोगों पर जासूसी की। बहुत दिनों के छानबीन के बाद FBI ने सस्पेक्ट के तौर पर अर्नेस्ट हिलगार्ड और उसके चाचा विलियम हेल्स नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जब FBI ने इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो विलियम हेल्स ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया। लेकिन अर्नेस्ट हिलगार्ड FBI के सामने टूट गया और उसने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। उसने FBI को बताया कि
कि इन सभी मर्डर्स में उसका और उसके चाचा विलियम हेल्स का ही हाथ है। इन सभी मर्डर्स की प्लानिंग भी उसके चाचा ने ही की थी। विलियम हेल्स 1902 में ओक्लाहोमा आया था। वैसे तो विलियम महज एक चरवाहा था, लेकिन वो बहुत कम वक्त में सभी अमीर और बड़े बड़े ओसेज का दोस्त बन गया था। इसके अलावा विलियम पॉलिटिकली बहुत पावरफुल बन चुका था। विलियम की नजर हमेशा से ओसेज के पैसों पर थी। वो किसी भी तरह इन सब का पैसा लुटना चाहता था, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, विलियम हेल्स द्वारा मारे गए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें ओसेज और उनके फैमिली मेंबर्स शामिल हैं। मरने वालों में कुछ लोग हैं मिनी स्मिथ, एना ब्राउन, रीटा और उसका हस्बैंड स्मिथ। दरअसल विलियम ने ओसेजेस को मिले राइट्स का फायदा उठाने के लिए ये कत्ले आम करवाया। नियम के अनुसार अगर कोई ओसेज मर जाता था तो उसके हेड राइट्स यानी ओक्लाहोमा के तेल के भंडारों में हिस्सेदारी के राइट्स उस ओसेज के फैमिली मेंबर्स के नाम कर दी जाती थी। हेल्स ने इन राइट्स का फायदा उठाने के लिए अपने भतीजे अर्नेस्ट हिलगार्ड को अपने प्लान में शामिल किया और उसे ओसेज फैमिली की एक बहुत अमीर लड़की मॉली काइल से शादी करने को कहा। अर्नेस्ट ने अपने चाचा के कहने पर मॉली को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी कर ली। दोनों की शादी से 1 साल पहले ही मॉली की एक बहन मिनी स्मिथ की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। फिर साल 1920 में दोनों की शादी हुई और उसके 1 साल बाद यानी 1921 में मॉली की एक और बहन एना ब्राउन की लाश जंगल से बरामद हुई। एना के सर पर गोलियां मारी गई थी। कुछ दिनों बाद मॉली के भाई को भी मरवा दिया गया। मॉली की माँ लिजी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक दिन उसकी भी रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। धीरे धीरे करके मॉली के सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए और आखिर में सिर्फ मॉली, उसकी सिस्टर रीता और उसका हस्बैंड स्मिथ बचे थे। एक दिन आधी रात को जब सभी सो रहे थे तो बहुत जोर का धमाका हुआ। ये धमाका मॉली के पड़ोस वाले घर में हुआ था, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि मॉली के घर की खिड़कियां भी टूट गई। जब मॉली और अर्नेस्ट ने बाहर आकर देखा तो पता चला कि मॉली की कजन सिस्टर रीता और उसके हस्बैंड स्मिथ के घर को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इन सभी घटनाओं में अगर मॉली की बात की जाए तो मॉली एक डायबिटिक पेशेंट थी और उसे डायबिटीज के उपचार के लिए रेगुलरली इंसुलिन लगते रहते थे। इसका फायदा उसके हस्बैंड अर्नेस्ट ने उठाया। अर्नेस्ट ने मॉली को इंसुलिन के जरिए स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मॉली के परिवार वालों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ, उसी दौरान मॉली की तबीयत भी खराब रहने लगी। दोस्तों, विलियम के प्लान के मुताबिक वो मॉली के फैमिली के सभी मेंबर्स को मारना चाहता था ताकि उन सभी के हेड राइट्स मॉली के नाम हो जाए और मॉली को आखिर में स्लो पॉइजन देकर मारना था ताकि उन सभी हेड राइट्स का मालिक मॉली का हस्बैंड अर्नेस्ट बन जाए। इधर मॉली भी अपने फैमिली में हो रहे हत्याओं से परेशान हो चुकी थी और अब तक उसे भी इन सभी साजिशों की भनक लग चुकी थी। उसने पुलिस से मदद मांगी, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। हेल्स इतना पावरफुल था कि उसने डरा धमका कर या पैसे के बल पर सभी को अपनी तरफ कर लिया था, फिर चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो या कोई और। दोस्तों, हेल्स इतना शातिर था कि वो एक भी मर्डर का कोई सबूत नहीं छोड़ता था और तो और वो हर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ ही रहता था ताकि उस दौरान आसानी से सारे सबूत मिटा सके। लेकिन FBI अपने जासूसों की मदद से विलियम हेल्स और अर्नेस्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट ट्रायल के दौरान अर्नेस्ट ने अपने सभी क्राइम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन विलियम ने कभी भी अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं किया और न ही इसके लिए ओसेज से माफी मांगी। आखिर में विलियम हेल्स और अर्नेस्ट हिलगार्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई, लेकिन कुछ साल जेल में रहने के बाद दोनों को पैरोल में छोड़ दिया गया। दोस्तों, इतिहास में ओसेज जैसे रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स को विलियम हेल्स जैसे लोगों ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने समय समय पर एक्सप्लॉइट किया और ये सब कुछ डेवलपमेंट के नाम पर होता रहा। ओसेज जनजाति के लोगों की इस दर्दनाक कहानी पर अभी हाल ही में हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने एक ऑस्कर नॉमिनी मूवी बनाई है जिसका नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। इस फिल्म में अमेरिकन इतिहास और ओसेज ट्राइब के इतिहास को अच्छे से दर्शाया गया है। दोस्तों, ओसेज के इतिहास के बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी
स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।